आज हम स्मृति यानी मेमोरी का अध्ययन करेंगे। क्या? स्मृति का अध्ययन करेंगे। स्मृति क्या है? सबसे पहले स्मृति का अर्थ जानते हैं। क्या? स्मृति का अर्थ सामान्यतः किसी सीखी गई वस्तु अथवा क्रिया को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करने की शक्ति को ही स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्यतः किसी सीखी गई वस्तु अथवा क्रिया को आवश्यकता पड़ने पर स्मरण करने की शक्ति को ही स्मृति कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति आदि को देखता है या अपनी किसी अन्य इंद्रिय द्वारा कोई अनुभव प्राप्त करता है तो इनके प्रतीक अथवा संकेत या चिन्ह उनके अचेतन मन में संचित हो जाते हैं। उनकी दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर अचेतन मन में जो संचित इन अनुभवों को चेतन मन में लाने की प्रक्रिया ही स्मृति है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पूर्व में हम जो कुछ भी जानते हैं या कुछ अधिगम करते हैं और जब हमको पुनः उसकी आवश्यकता पड़ती है तो पुनः उसकी स्मरण करने की शक्ति ही स्मृति है। अब स्मृति की परिभाषा पर चलते हैं। परिभाषा अर्थ का मतलब यह है कि पूर्व में सीखी गई वस्तु को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करने की शक्ति ही स्मृति है। परिभाषा में वुडवर्थ महोदय ने क्या बताया? वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ महोदय ने स्मृति की परिभाषा बताते हुए यह कहा कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। क्या है? पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। और स्काउट महोदय ने क्या बताया? स्काउट के अनुसार स्काउट महोदय ने स्मृति की परिभाषा बताते हुए कहा कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। क्या है? आदर्श पुनरावृत्ति। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। अर्थात मेमोरी इज द आइडियल रिवाइवल। मेमोरी इज द आइडियल रिवाइवल। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। रायवर्न के अनुसार रायवर्न महोदय ने क्या बताया? उनके अनुसार स्मृति की परिभाषा में यह बताया गया कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हम में होती है वही स्मृति है। यानी रायवर ने बताया कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हम में होती है वही स्मृति है। अब स्मृति की प्रक्रिया, अर्थ हुआ, परिभाषा हुआ, प्रक्रिया। स्मृति की प्रक्रिया। वुडवर्थ ने स्मृति की प्रक्रिया को कितने भागों में बताया? 4 भागों में। यानी वुडवर्थ महोदय ने स्मृति की प्रक्रिया के 4 पद बताए। कितने? 4 पद। किसने बताया? वुडवर्थ ने। 4 पद में पहला पद क्या है? अधिगम। क्या है? पहला पद अधिगम। अधिगम क्या है? किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए
सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है। अगर कोई किसी चीज का ज्ञान है, हमको जानना है, तो जब हम सीखते हैं तो उसका स्मरण करने के लिए सीखना पड़ता है किसी चीज को। इसलिए अधिगम को स्मृति का प्रथम अंग बताया गया। और दूसरा नंबर, दूसरा पद क्या बताया गया? धारण। क्या? धारण। स्मृति का जो 4 पद हैं उसमें पहला अधिगम, दूसरा धारण। धारण क्या है? जब व्यक्ति कोई फिल्म देखता है या उसकी कहानी और पात्रों को कुछ दिनों तक याद रखता है। कोई भी हो, जब किसी फिल्म को देखता है तो उसकी कहानी और उसके पात्र को बहुत दिनों तक याद रखता है। और मस्तिष्क में धारणा जितनी मजबूती से होती है उतनी मजबूती से वह पुनः उसको आवश्यकता पड़ने पर बता सकता है। और ज्ञान का जो हमने पूर्व में फिल्म को देखा, समझा और उसके पात्रों और कहानियों को अपने मन में संचित किया, तो वही चीज है जो संचित करने की बात है, धारण की शक्ति कहलाती है। और उसे धारण की शक्ति तो कहते ही हैं। और ज्ञान का मस्तिष्क में संचय होना ही धारण है। जो ज्ञान हो जाता है उसके पात्रों के बारे में, उसकी घटनाओं के बारे में, वो अंदर संचित हो जाता है, वही संचित ही धारण कहलाता है। और तीसरा क्या है? तीसरा पद क्या है? प्रत्यावाहन या पुनः स्मरण। क्या? प्रत्यावाहन या पुनः स्मरण, ये तीसरा पद है। तो प्रत्यावाहन या पुनः स्मरण क्या है? यह स्मृति का तीसरा अंग है। किसी बात को पहले सीखा जाता है, उसके बाद उसको धारण किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसके पुनः स्मरण किया जाता है, अर्थात फिर से याद किया जाता है। मस्तिष्क में धारण जितनी ही, जब मन में जो धारणा आ जाती है वह जितनी ही मजबूती से होता है, पुनः स्मरण उतनी ही तीव्रता के साथ होता है, अर्थात उतनी ही सरलता के साथ होता है। चौथा पद क्या है? पहला अधिगम, दूसरा धारण, तीसरा प्रत्यावाहन या पुनः स्मरण। चौथा है पहचान या अभिज्ञान। पहचान या अभिज्ञान। देखिए, जो चौथा पद है अर्थात पहचान या अभिज्ञान है, तो पहचानने का मुख्य अर्थ यही होता है जानना। मान लीजिए कोई बालक किसी दशा में कोई चीज भूल जाता है, उदाहरण के लिए किसी देश का ही नाम भूल जाता है, तो उसके सामने अगर 4-5 देशों का नाम लिया जाए तो उसको अभिज्ञान हो जाता है और वह पहचान लेता है कि मैं क्या भूल गया हूं, क्योंकि वांछित देश का नाम तुरंत वह पहचानने लगेगा। यही पहचान है, यानी जान लेना। जो स्मृति से बाहर हो जाता है, जो भूल जाता है, वो बाद में उसको पहचान लेता है और उसका अभिज्ञान करता है। अब देखिए स्मृति के प्रकार, ये प्रक्रिया हुई। अब प्रकार, स्मृति के प्रकार, इसके निम्नलिखित प्रकार बताए गए। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार से इसके विभिन्न प्रकार बताए गए। पहले तो आदत संबंधी स्मृति। पहला नंबर, आदत संबंधी स्मृति। आदत संबंधी स्मृति क्या है? देखिए, आदत संबंधी स्मृति में तथ्यों को बार बार दोहरा कर याद करने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें रटने पर बल दिया जाता है और इसको रटने वाली स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि जो चीज रट करके काम किया जाता है, याद किया जाता है, वो आदत बन जाती है, हमारी आपकी नेचर बन जाती है। उसमें रटने वाली धारणा आ जाती है, रट करके याद करते हैं तो वही आदत बन जाती है और इसको रटने वाली स्मृति भी कहा जाता है। दूसरा है वास्तविक स्मृति। क्या? वास्तविक स्मृति। वास्तविक स्मृति क्या है?
व्यक्ति के विवेक तथा बुद्धि पर आधारित होती है। यह वास्तविक स्मृति जो है वह व्यक्ति के विवेक तथा बुद्धि पर आधारित होती है। जैसे बालक ने न्यूटन के नियम को पढ़ा, समझा और उसको आत्मसात किया, ये वही वास्तविक स्मृति कहलाती है। अब तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर क्या है? तात्कालिक स्मृति। क्या? तात्कालिक स्मृति। ये तात्कालिक स्मृति क्या होती है? इसमें याद की गई सामग्री को तत्काल सुना देते हैं और यह अधिक दिन तक टिकने वाली स्मृति नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो तात्कालिक स्मृति है उसमें रटने की जो क्षमता होती है वो तत्काल सुनाने की बात करता है। अगर उसको तत्काल ना सुनाया जाए तो भूल जाता है। तो आदत संबंधित स्मृति, वास्तविक स्मृति, तात्कालिक स्मृति। अब चौथी स्मृति क्या है? चौथी है स्थायी स्मृति। स्थायी स्मृति। स्थायी स्मृति में क्या होता है? इसमें भूलने की गुंजाइश एकदम कम रहती है। ये जो भी हम याद करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, वह हमारे मन में संचित हो जाता है, वो कभी भूलता नहीं रहता। कुछ परसेंट तो भूलता ही है, लेकिन अधिकांशतः इसमें भूलने की गुंजाइश बहुत कम होती है, इसलिए इसको स्थायी स्मृति कहते हैं। पांचवें नंबर पर इंद्रिय अनुभव स्मृति। क्या? इंद्रिय अनुभव स्मृति। इंद्रिय अनुभव स्मृति में क्या होता है? इंद्रिय अनुभव स्मृति में कुछ चीजों को देख करके उसकी खासियत पता चल जाती है। जैसे बालक इमली को देख करके उसके खट्टेपन को समझ जाता है, अर्थात उसके जिह्वा से उसका स्वाद समझ में आने लगता है। अर्थात कुछ खाद्य सामग्री देखने पर उसके जिह्वा से लार टपकने लगता है और उसके स्वाद का अनुभव करता है, वही इंद्रिय अनुभव स्मृति कहलाती है। अब छठवां क्या है? छठा में है शारीरिक स्मृति। क्या है? शारीरिक स्मृति। शारीरिक स्मृति क्या है? देखिए, शारीरिक स्मृति में हमेशा अभ्यास के द्वारा अनुभव किया जाता है। उदाहरण के लिए जब टाइपिंग करते हैं तो उस पे शरीर का संचालन चलता है और मन स्मृति में उंगलियां उठा करके उसी बटन पर जाती हैं, जिसमें स्मृति में संचित हो जाता है कि उसका आभास होता है। मनुष्य देखता दूसरी तरफ है, लेकिन उंगली बटन जा करके उस पे ही पड़ती है। अर्थात अभ्यास से उंगलियों का टाइप करना ही शारीरिक स्मृति के अंतर्गत आता है। अब सातवां है यांत्रिक स्मृति। क्या? यांत्रिक स्मृति। यांत्रिक स्मृति में क्या होता है? देखिए, इसमें मोटर ड्राइवर के लिए एग्जाम्पल दिया जाए कि बिना स्मरण कर किए उन्हीं यंत्रों को दबाता है जिसकी उसे जरूरत पड़ती है। क्योंकि यांत्रिक स्मृति उस प्रकार की संवेदना है जैसे मोटर ड्राइवर बिना स्मरण किए उन्हीं यंत्रों को दबाता है जिन्हें वह पूर्व में सीख लिया है। यह था आपके स्मृति के प्रकार। अब स्मृति के नियम स्मृति के नियम देखिए, स्मृति के मुख्य रूप से 3 नियम बताए गए। कितने? 3 नियम। स्मृति के मुख्य रूप से कितने नियम बताए गए? 3 नियम। तो 3 नियम में सबसे पहला है आदत का नियम। क्या है? आदत का नियम। अभी पूर्व में आपको बताया गया कि जो आदत संबंधित स्मृति है उसमें अक्सर रटने की बात बताई गई, वो आदत बन जाती है, वही आदत संबंधित नियम है। अब दूसरा है
प्रशस्ति का नियम, प्रशस्ति का नियम। देखिए प्रशस्ति के नियम में क्या है, जो स्मृति के अंदर धारणा आती है वो धीरे धीरे निरंतर आगे चली जाती है। तीसरा क्या है, विचार साहचर्य का नियम, विचार साहचर्य का नियम। इन तीनों नियमों में सबसे महत्वपूर्ण विचार साहचर्य का नियम ही बताया गया है। अब विचार साहचर्य के नियम का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्गीकरण बार बार पूछा जाता है। इसलिए अगर पूछा जाए स्मृति के नियम तो मुख्य 3 नियम है, आदत का नियम, प्रशस्ति का नियम, विचार साहचर्य का नियम। अब विचार साहचर्य के नियमों का वर्गीकरण तो इसको खास करके 2 भागों में बांटा गया। यहां लिख देते हैं मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। यानी विचार साहचर्य के नियम का वर्गीकरण करने पर इसमें मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया इसको, पहला मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। अब देखिए मुख्य नियम के अंतर्गत गौण नियम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इस प्रकार इसको बताया समझाया जाएगा। मुख्य नियम के तहत पहला है समीपता का नियम। किसका? समीपता का नियम। और दूसरा समानता का नियम, समानता का नियम। फिर तीसरा असमानता का नियम, असमानता का नियम। चौथा क्या है? चौथा में रुचि का नियम। किसका नियम? रुचि का नियम। ये 4 नियम जो बताए गए ये मुख्य नियम के तहत आए, समीपता का नियम, समानता का नियम, असमानता का नियम और रुचि का नियम। अब देखिए गौण नियम में, जो गौण नियम में बताया गया है उसमें क्या क्या है, इसको भी इस प्रकार समझते हैं। पहला क्या है? प्राथमिकता का, प्राथमिकता का नियम। पहला क्या है? प्राथमिकता का नियम। और दूसरा नवीनता का नियम, नवीनता का नियम। और तीसरा क्या है? तीसरा है आवृत्ति का नियम। क्या है? आवृत्ति का नियम। और चौथा क्या है? स्पष्टता का नियम, स्पष्टता। क्या हुआ? स्पष्टता का नियम। और लास्ट में 5वां मनोभावों का नियम, मनोभाव का नियम। ये थे आपके मुख्य नियम और गौण नियम। यानी अगर स्मृति के नियम के बारे में पूछा जाए या मेमोरी के नियम के बारे में पूछा जाए तो मुख्य रूप से 3 नियम है, आदत का नियम, प्रशस्ति का नियम, विचार साहचर्य का नियम। और विचार साहचर्य के नियम का वर्गीकरण पूछ लिया जाए तो उसके मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य में 4, गौण में 5। मुख्य में 4 जो है समीपता का नियम, समानता का नियम, असमानता का नियम, रुचि का नियम। और गौण में प्राथमिकता का नियम, नवीनता का नियम, आवृत्ति का नियम, स्पष्टता का नियम और मनोभाव का नियम। ये था आपका स्मृति का अर्थ, परिभाषा, प्रक्रिया, प्रकार और उसके नियम। ठीक होगा।